जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला सवाल ये होता है कि आप कैसे हैं। अगर उधर से जवाब आता है कि हम बहुत अच्छे हैं, सब ठीक चल रहा है, सेहतमंद है, तो कहीं ना कहीं हमें भी सुकून देता है। लेकिन अगर ये जवाब नहीं रहता और बात होती है ना सेहतमंद होने की या हेल्थ को लेकर किसी प्रॉब्लम के साथ जुड़े होने की, तो कहीं ना कहीं ये हमें भी कंसर्न देता है। तो आज के इस हेल्थ शो में स्वस्थ जीवन पर बात होगी कि किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और बात होगी उस मुद्दे को लेकर जिसके केसेस और जिससे जुड़ी हुई बातें कहीं ना कहीं हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास जिसको लेकर चर्चाएं फैल रही हैं। बात होगी कैंसर से हम किस तरीके से अपने आप को और अपने परिवार को समय सर बचा सकते हैं और उसका किस तरीके से समय से इलाज कर सकते हैं। आज के हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं पीजीआईएमईआर से प्रोफेसर डॉक्टर अमित बैल, जो कि हैं रेडियोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से हमारे साथ। सर, सबसे पहले आपका आज के हेल्थ शो में स्वागत है। नमस्कार, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जैसे डॉक्टर, हमने शुरुआत में ही बात की थी कि आज हम बात ये नहीं करेंगे कि कैंसर क्यों होता है और कैसे उससे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम शायद बाद में बात करें, लेकिन मुद्दा ये है कि कैसे हम अपने आप को, अपने परिवारों को इससे बचाएं। यानी कि जो हेल्थ के बारे में हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आज का जो हमारा हेल्थ शो है कहीं ना कहीं उस पर आधारित है। तो सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो कैंसर है, जिसके नाम से, जिसकी बात से कहीं ना कहीं हम घबरा से जाते हैं, डर से जाते हैं, हमें लगता है कि ये हमसे दूर रहे, ये क्या है? देखिए, कैंसर एक बीमारी है जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती। जैसे इन्फेक्शियस बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाती है, तो कैंसर की एक ये बीमारी ऐसी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती। इसे कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कैंसर असल में क्या है? सो कैंसर के रोग में या कैंसर की बीमारी में हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं, वो एक असंतुलित और असाधारण रूप से बढ़ना शुरू हो जाती हैं जी। और कुछ समय बाद फिर ये कैंसर का रूप लेके हमारे शरीर में बीमारी प्रकट होती है। तो ये बीमारी कैसे आ सकती है? कई बार देखा गया है कि बीमारी एक रसौली या गांठ के रूप में शरीर के किसी भाग में हो जाती है। कई बार कहीं घाव हो जाता है शरीर में, जैसे मुख के अंदर घाव हो जाएगा जो काफ़ी समय से नहीं भर रहा है। या कई बार देखा जाता है कि सिर्फ रक्त जाँच पे कोशिकाएँ बढ़ी हुई पाई जाती हैं। तो इस तरह से कैंसर शरीर में आता है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ एग्जामिनेशन और हम अपनी बॉडी को और अपने साथ जुड़ी हुई अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है उसको अगर हम हल्के में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कैंसरस हो सकता है। बिल्कुल। देखिए, कैंसर कई तरह का होता है और शरीर में ये बीमारी कहाँ आती है उसी के हिसाब से लक्षण भी आते हैं जी। तो हर लक्षण कैंसर का नहीं होता जी। पर हाँ, सावधानी बरतना हमेशा एक अच्छी बात है। जैसे अगर किसी को लंबे समय से अल्सर से कोई जूझ रहा है तो क्या ये भी आगे बढ़कर कैंसर तक पहुंच सकता है? हाँ, तो कैंसर के लक्षणों की कुछ बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कैंसर की बीमारी कहाँ शरीर में है, उस हिसाब से लक्षण भी आएंगे जी। तो पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसका अगर हमारे दर्शकों को पता हो तो वो थोड़े सतर्क रह सकते हैं। बिल्कुल। सो जैसे मैंने कहा कि किसी शरीर के किसी भाग में कोई रसौली का होना, गांठ का होना, किसी रसौली का असाधारण रूप से बढ़ना, उसमें दर्द होना, ये एक संकेत हो सकता है कि ये कैंसर की बीमारी है। असाधारण रूप से वजन का घटना, अच्छा, ये भी एक संकेत हो सकता है कि कैंसर की बीमारी है। महिलाओं में स्तन में कोई गांठ होना, वो एक इशारा दे सकता है कि ये कैंसर की बीमारी है और उसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए जी। महिलाओं में ही बच्चेदानी से अनियमित रूप से खून आना, ये भी एक संकेत हो सकता है कि ये कैंसर की बीमारी है। शरीर में आमतौर पे तिल होते हैं, कोई तिल अगर असाधारण रूप से बढ़ रहा है, उसमें खारिश हो रही है, दर्द हो रही है, ये आपको एक संकेत दे सकता है कि ये आप इसकी जांच करवाएं। शौच में कोई बदलाव आना, ये भी एक संकेत दे सकता है कि पेट में कोई तकलीफ हो सकती है और इसकी जांच कराएं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आपको सतर्क कर सकते हैं कि आपको आगे चिकित्सक जांच लेनी चाहिए। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि ये लक्षण है जिसको हम अपने शरीर में ज़रूर नोटिस करें और उसके बाद हम एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें,
लेकिन ये कितने वक्त में, जैसे आपने बोला कि अगर तिल का साइज बड़ा हो रहा है या शरीर में कहीं गांठ है या शौच को लेकर, जैसे आपने बोला कि हर चीज को हमें अपनी जो दिनचर्या के साथ जुड़ी हुई है उसको हमें प्रॉपरली खुद एग्जामिन करना होगा, लेकिन क्या 1 महीने का अगर ऐसा समय या 2 महीने का, कब डॉक्टर को कंसल्ट करें? देखिए, अगर कोई आप चीज अपने शरीर में देख रहे हैं, कोई गांठ देख रहे हैं, कोई नई गांठ उभर के आ रही है, अगर मान लीजिए पहले किसी शरीर के किसी हिस्से में कोई गांठ नहीं थी और आप देख रहे हैं एक नई गांठ उभर के आ रही है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये संकेत है। इसमें समय का इतना नहीं रहेगा। अगर आपको लगेगा कि ये गांठ मैंने 1 महीने पहले देखी है और धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप जरूर उसकी जांच कराएं। वैसे ही अगर आपको लगे कि कुछ समय से, महीने 1.5 महीने से आपका शौच में कोई बदलाव है, या आपको कुछ समय से 1-2 महीने से आपका वजन कम ही होता जा रहा है, या आपकी भूख कम हो रही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो संकेत देती हैं कि जो आपकी एक रूटीन है, एक दिनचर्या है, उसे हटकर कोई चीज हो रही है, तो उस समय आपको सतर्क हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, हम उसको समझें, क्योंकि आजकल की भागदौड़ में हमारे पास बहुत सारे काम हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को, जिसे हमने प्रायोरिटी पर सबसे आगे प्रमुख में रखना चाहिए, उसे हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर और प्रोफेसर डॉक्टर अमित बैल के साथ जुड़कर हमारा यही मिशन है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पर रखें और किस तरीके से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जानकारों को हम दूर रख सकते हैं कैंसर से। सर, जैसे प्रिवेंशन की अगर बात हो रही है तो हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है? किस एज के बाद आप ये कहेंगे? अब तो जैसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जो कि छोटी उम्र में शुरू हो गए, लेकिन कौन सी ऐसी उम्र है जिसके बाद तो हमें प्रॉपरली चेकअप करवाना ही करवाना चाहिए? देखिए, अगर हम कैंसर प्रिवेंशन की बात करते हैं और रोकथाम की, और कैसे इस बीमारी से बचा जाए, हाँ जी, तो हर वर्ग के लिए एक अलग, मैं कहूँगा एक अलग नियम होगा, एक अलग चेकअप होगा। कैंसर की बीमारी किसी भी वर्ग में हो सकती है। कैंसर की बीमारी आज बच्चों में भी देखी जा रही है, जवानों में देखी जा रही है, वृद्धावस्था में देखी जा रही है। तो एक कंसेप्ट या एक जो हम चर्चा कर सकते हैं वो है एनुअल हेल्थ चेकअप की, जो एक वार्षिक रूप में शारीरिक एक परीक्षा करें जी। ये ज़्यादातर हमारे देश में अभी तक इसका इतना आचरण नहीं हो रहा है, पर अब धीरे धीरे ये कंसेप्ट हमारे देश में भी आ रहा है। तो साल में एक बार अगर आप एक वार्षिक हेल्थ चेकअप का एक नियम बनाएं तो वो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी। एक फैमिली चेकअप हो सकता है जिसमें सभी लोगों का एक आम चेकअप किया जा सकता है, कोई भी चिकित्सक ये कर सकता है। उससे एक नियम बन जाएगा कि आपका साल में एक बार आपकी जांच हो रही है, और उस जांच के बाद अगर आप सब ठीक है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई चीज़ लगती है, सामने उभर के आती है, तो फिर उसकी आगे जांच की जा सकती है। समय अनुसार उसके ऊपर काम किया जा सकता है और डॉक्टर के एडवाइस के साथ उसको हम क्योर भी कर सकते हैं। आज हम कैंसर से किस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं उसको लेकर आज के हेल्थ शो में बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में जो कैंसर के इंस्टेंस है, यही नहीं है कि हम घर परिवार आस पड़ोस में ये बात सुन रहे हैं, बल्कि इसके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ ये कुछ डेटाज भी शेयर करें। देखिए, अगर हम कैंसर के आंकड़ों को लेके बात करते हैं, जो रुझान आज के दिन में हमारे पास आ रहे हैं, तो कुछ संस्थाएं हैं जो ये रुझान हमें देती हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबोकैन एक संस्था है जो खासकर कैंसर का डाटा और कैंसर के रुझान देती हैं। फिर हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, जिनका एक नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम है, जहाँ से हमें रुझान मिलते हैं अपने देश के बारे में कि कैंसर के क्या ट्रेंड चल रहे हैं, किस तरफ ये बीमारी जा रही है। तो पहले बात करते हैं कि विश्व स्तर पे कैंसर की क्या स्थिति है। तो 2022 के जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं, उसके हिसाब से 2022 में लगभग 20 मिलियन नए कैंसर केस देखे गए। 20 मिलियन हो गए, लगभग 200 लाख नए कैंसर केसेस आए सामने, और इनमें से लगभग 9.7 मिलियन, मतलब 97 लाख लोगों का इस बीमारी से निधन हुआ। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये 20 मिलियन नए केसेस जो देखे गए, ये बढ़ के 50 मिलियन हो जाएंगे, 35 मिलियन हो जाएंगे। 35 मिलियन हो जाएंगे, तो लगभग 350 लाख तक केसेस हो जाएंगे। तो एक बढ़ता हुआ रुझान सामने आ रहा है। हाँ जी। कुछ और अनुसंधान भी हुआ है जिसमें देखा गया है कि विकसित देशों में वृद्धावस्था में ज़्यादा कर कैंसर देखा जा रहा है, और वो उसको कह रहे हैं कि सिल्वर सुनामी आ रही है, कि मतलब अच्छा। जो वृद्ध लोग हैं उनमें ज़्यादा कैंसर आ रहा है। हमारे देश में भी वृद्ध लोगों में अब ज़्यादा ये कैंसर देखा जा रहा है। तो इससे भी ज़्यादा जो
एक रुझान सामने आए हैं वो ये है कि विश्व भर में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 5 में से 1 व्यक्ति को कैंसर की बीमारी होने की शंका है, और आने वाले समय में 9 में से 1 पुरुष और 12 में से 1 स्त्री का निधन इस बीमारी से हो सकता है। तो ये जो रुझान आ रहे हैं इनसे पता चलता है कि बीमारी बढ़ रही है, पर इन रुझानों से हमें घबराना नहीं है। इन रुझानों को समझकर सतर्कता अगर हम बरतें और कुछ ठोस कदम लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। चौकन्ना रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मैं भी आपकी बात सुन रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि ये डेटाज आगे आने वाले टाइम में और बढ़ने वाले हैं। तो शायद इसीलिए ही आज से ही, अभी से ही हमें कोशिश करनी है, इसीलिए प्रिवेंशन की और ही हम ज़्यादातर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डेटाज बढ़ने के पीछे का जो कारण है, क्या डॉक्टर वो हमारा लाइफस्टाइल है, या जो हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमारा खान पान है, इसके लिए मेजर फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने संदेश दे दिया कि ऐसा होने वाला है, लेकिन अब क्या करें? तो देखिए, अब साथ में मैं थोड़ा भारतवर्ष के भी आपको रुझान बताता हूँ। हमारे देश में अगर देखें तो औसतन 1 साल में 14 लाख नए कैंसर के केस सामने आते हैं। इनमें से लगभग 9 लाख केस ऐसे होते हैं जिनका निधन हो जाता है, और किसी भी समय पे अगर हम पूरे केसेस देखें तो लगभग 32 लाख केस हमारे देश में पाए जाते हैं कैंसर के। अब रही बात इनके कारणों की कि क्या कारण है कि ये बीमारी इतनी फैल रही है विश्व भर में, हमारे देश में। तो कैंसर की जो बीमारी है ये एक बहुकारक बीमारी है जिसको कहा जाता है मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें कुछ कारण ऐसे हैं जो जेनेटिक्स रिलेटेड हैं। अब जेनेटिक्स का मतलब ये है कि जो हमारे कोशिकाएं, हमारे सेल्स है, उसके अंदर डीएनए होता है। इस डीएनए में कुछ खराबी आ जाती है जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं, कुछ बदलाव आ जाता है, उसकी वजह से कैंसर की बीमारी होती है। अब ये एक ऐसा कारण है जो हमारे नियंत्रण में या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक कारण एक बड़ा उभर के आया है। दूसरा बहुत बड़ा कारण, जैसे आपने कहा, वो है हमारी जीवन शैली का। जो आज की जो जीवन शैली है जिसमें लोग धूम्रपान बहुत कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तनाव बहुत है, और खान पीन में लापरवाही हो रही है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाया जा रहा है, व्यायाम की कमी हो रही है। ये सारे कारण जीवन शैली के कुछ ऐसे कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। और गले और मुंह के कैंसर, गले और मुंह के कैंसर में तो तंबाकू का खासकर बहुत बड़ा रोल है, महत्व है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से कैंसर्स बढ़ रहे हैं। और देखा गया है कि जैसे आप देखेंगे कीटनाशक दवाइयों का भी बहुत प्रयोग हो रहा है जी। इससे हमारा प्रदूषण बढ़ रहा है, और ये भी एक कारण बन के आ रहा है जिससे ये बीमारी बढ़ रही है। यानी कि कुछ बाह्य कारक भी हैं, कुछ आंतरिक कारक भी हैं। बाह्य कारक में जैसे आपने बताया कि अगर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, पोल्यूशन उसके लिए रीज़न है। समवेयर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से भी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो रही है। अभी डॉक्टर, शायद इंडिया में कम है ये केसेस, ज़्यादा बाहर है। स्किन कैंसर्स इंडिया में थोड़े कम पाए जाते हैं, ये नहीं कि पाए नहीं जाते, स्किन कैंसर इंडिया में भी होता है, पर ये ज़्यादा उन कंट्रीज़ में है जैसे ऑस्ट्रेलिया है जहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा है, और जहाँ लोगों की जो स्किन का कलर है वो वाइट है, उनमें ये ज़्यादा स्किन कैंसर जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा वगैरह पाए जाते हैं। पर हमारे देश में भी देखे जाते हैं, पर कम मात्रा में देखे जाते हैं। तो वातावरण का कारण एक है। तो क्या इंडिया में जो सनस्केयर प्रोटेक्शन के जो शील्ड की बात है, क्रीम्स की बात है, तो क्या वो इतनी मैंडेटरी है या फिर? देखिए, अगर आपका एक्सपोजर ज़्यादा है सनलाइट को, अगर आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आप एक्सपोज बहुत हैं सनलाइट को, तो ऐसी सन प्रोटेक्शन जो फैक्टर्स वाले जो कोई क्रीम यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। पर अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक नहीं होगा हमारे देश में। जी। तो जैसे आपने बताया कि इंडिया में उसको लेकर केसेस कम है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। चाहे हमारे लाइफस्टाइल की बात करें, हमारे खान पान की बात करें, या फिर अच्छे हैप्पी हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने की बात करें, तो कहीं ना कहीं बातों में ये भी आएगा कि अगर हम अच्छे नेचर के साथ कनेक्टेड हैं, पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, हमारी आबो हवा साफ सुथरी है, तो उसका पॉजिटिवली इम्पैक्ट हमारी खुद के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। डॉक्टर, एक और बहुत प्रमुख जो आज की दुनिया में हमारे लिए कारक है वो स्ट्रेस है। तो क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है कैंसर के लिए? क्योंकि हर इंसान, आजकल तो बच्चे से भी पूछो तो वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत स्ट्रेस है, जो कि शायद हमने अपने बचपन में कभी ये वर्ड इतना सुना ही नहीं था।
लेकिन अब हर कोई तनाव या स्ट्रेस आज की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। भाग दौड़ की जिंदगी बन गई है, सब एक रेस में लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि भिन्न हो जाए हमारी जिंदगी से, पर एक ये आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है तनाव। तो तनाव एक कारण है जो देखा गया है कि कई बीमारियों के रूप में ये कई बीमारियों का कारण बन के आ रहा है तनाव। और कुछ इसमें देखा गया है कि जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो शरीर की कैपेसिटी होती है इन्फेक्शन से फाइट करने की, वो कम हो जाती है तनाव में, और कई तरह की बीमारियों से आप ग्रस्त हो सकते हैं। कैंसर के लिए भी स्ट्रेस को एक कारण बताया गया है। तो तनाव से बचना, कहना तो आसान है पर बचना चाहिए तनाव से। और तनाव से बचने के लिए आप व्यायाम कर सकते हैं, योग का सहारा ले सकते हैं, मेडिटेशन या ध्यान लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप तनाव कम करने की कोशिश करें। और अगर तनाव आप कम कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। और एक पॉजिटिव आउटलुक अगर रखें तो वो आपको हमेशा मदद देगी। ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ना बना लें कि हम कुछ मशीन ही बन चुके हैं जिसको सोना, उठना और उसके बीच का बिल्कुल वक्त ना पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। हमें अपने आप को डिफाइन करना होगा, उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए वो समय निकालना होगा। और शायद वो जो हम बचपन में भी एक टाइम टेबल बनाया करते थे और अभी भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो वो थिंग्स टू डू लिस्ट होती है, जो हमने आज के काम करने हैं उसकी लिस्ट होती है, उसमें कहीं ना कहीं व्यायाम को, अच्छे खाने को और परिवार के साथ कुछ खुशनुमा वक्त बिताने को भी हमें प्रायोरिटी पे ज़रूर रखना पड़ेगा। डॉक्टर, बहुत बार मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि जो हमारी बॉडी के अंदर WBC सेल होते हैं, तो उसकी ज़्यादा होने से भी कहीं ना कहीं ये कैंसर के लिए कारक बनता है, क्योंकि मुझे डाउट था कि ये बात सही है या नहीं है। देखिए, WBC सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में हमारी रक्षा करते हैं। किसी भी इन्फेक्शन में WBC सेल्स बढ़ जाते हैं। अगर हमें छोटा सा जुकाम हो, खांसी हो, तो उसमें भी आपके WBC बढ़ जाते हैं। और किसी भी इन्फेक्शन में WBC बढ़ जाते हैं। सो WBC का बढ़ना का मतलब ये नहीं होता कि आपको कैंसर की बीमारी हो गई। हाँ, कुछ तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं जिनको ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसमें ये जो WBCs के जो हमारे सेल्स हैं ये बहुत असाधारण रूप से बढ़ जाते हैं। तब उनकी जांच करनी पड़ती है कि ये कहीं कैंसर का रूप ना ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जानकारी, सही जानकार से लेकर ही हमें उस तथ्य तक हम पहुंचते हैं, और कहीं बहुत सारी जो हमारे दिमाग में गलत विचारधाराएं होती हैं वो टूटती हैं। और आज के इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये बातें कहीं ना कहीं आपके साथ भी जोड़ रहे हैं। डॉक्टर, कुछ और चीज़ें भी जो कहीं ना कहीं हमारे दर्शक भी उस चीज़ से वाकिफ रखते होंगे, अगर रेडिएशन की बात करें या फिर जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं, तो ये भी माना जाता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट जाना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारी बॉडी के अंदर कहीं कैंसर ना डेवलप हो जाए। क्या ये बात ठीक है, या फिर ये भी, इसे भी आप देखिए, जो रेडिएशन जो है, जो ये रेडिएशन की प्रणाली है, इसको कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका गलत आपको एक्सपोजर मिले तो ये कैंसर का कारण भी बन सकता है। अब रही बात आपने की एक्सरेज की। अब एक्सरे एक इन्वेस्टिगेशन है जो आमतौर पे बहुत करवाई जाती है। शुरू में अगर कोई भी आप हेल्थ चेकअप करें तो उसमें एक एक्सरे आपका करवाया जाएगा। तो साधारण रूप में एक्सरे से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक्सरे में जो आपको रेडिएशन की डोज जाती है वो बहुत कम होती है, उससे आपको कैंसर की बीमारी नहीं होगी। तो ये धारणा बनाना कि एक्सरे करवा रहे हैं इससे रेडिएशन, इससे कैंसर हो जाएगा, ये गलत है। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको अगर एक्सपोजर है जैसे एक्सरे का, CT स्कैन का, तो वो एक कारण बन सकता है। पर आमतौर पर जब आपके जो चिकित्सक होते हैं, जब आपको ये टेस्ट लिखते हैं, तो वो आपको इस ढंग से ये टेस्ट लिखे जाते हैं कि आपका एक्सपोजर इतना ज़्यादा ना हो। और जो आज की हमारी जो एक्सरे की जो हमारी विधि है, CT स्कैन की जो विधि है, उसमें रेडिएशन प्रोटेक्शन का खास ख्याल रखा जाता है। तो जो जांचें ज़रूरी हैं, जैसे एक्सरे ज़रूरी है, CT स्कैन ज़रूरी है, इनसे घबराना नहीं है। अगर ये आपके चिकित्सक आपको कहते हैं कि ये जांचें करवानी है तो वो आपको करवानी पड़ेंगी, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर कई जगह होता है जहाँ रेडिएशन फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ रेडिएशन का काम हो रहा है, जहाँ आपको लगातार काम करना पड़ रहा है, जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, उनको रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए खास हिदायत दी जाती है, उनकी मॉनिटरिंग होती है। तो वहाँ देखा जाता है कि उन्हें अत्यधिक एक्सपोजर ना हो। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं
एज पर जैसा आप काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर, क्या हेरिडिटी में भी अगर किसी को परिवार में कैंसर रहा है तो उनकी आगे होने के भी चांसेस रहते हैं परिवार में बाकी मेंबर्स को? कितने चांसेस? जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर बहुकारक है और एक मैंने पहले इसका बताया था कि जेनेटिक्स का इसका एक रोल है। तो ये जो हेरिडिटी है ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड ही होती है, जेनेटिक्स की तरफ से ही ट्रांसमिट होती है। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हेरिडिटी का रोल होता है, काफ़ी रोल होता है। जैसे महिलाओं में देखा गया है कि स्तन का जो कैंसर है वो हेरिडिटरी ट्रांसमिट हो सकता है। माँ से बेटी में जा सकता है, बहनों में देखा जाता है। तो एक फैमिली में वो कैंसर हो सकता है, पर हर तरह का कैंसर जो है वो हेरिडिटरी नहीं होता। तो अगर किसी को कई तरह के कैंसर होते हैं, जैसे मैंने बताया कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है, तो ये अगर परिवार में किसी को कैंसर है तो ये धारणा बना लेना कि अब अगली पीढ़ी को भी कैंसर की बीमारी होगी, ये गलत है। कुछ तरह के कैंसर होते हैं जो ये ऐसा हो सकता है और उसके लिए अगर आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे तो आपको सही सलाह मिल सकती है कि आपको कितना रिस्क है, आपको इसके लिए कोई जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो सब कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते। सब कैंसर हेरिडिटरी नहीं होते, ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर, क्योंकि हर तरीके का जो कैंसर है वो बॉडी के लिए हार्मफुल ही होता है ना, देयर इज़ कोई ये पॉइंट तो नहीं है कि कोई गुड भी इसमें एस्पेक्ट है, हमेशा ये खराब की तरफ ही लेकर जाता है ना। देखिए कैंसर एक रोग है, एक बीमारी है जिसमें जैसे मैंने बताया कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ती हैं। तो ये एक बीमारी है, तो इसमें कुछ ये तो नहीं मैं कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है, पर यह है कि ये एक बीमारी है और इसका अगर आप उपचार सही ढंग से करवाएं तो आज के दिन में आपका इलाज किया जा सकता है, आपको रोग मुक्त किया जा सकता है, आपको एक अच्छा जीवन प्रदान किया जा सकता है। डॉक्टर, एक और मुझे ऐसा लगता है कि सवाल तो शायद दर्शकों के दिमाग में आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं उन्हीं की सोच को समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो क्या कभी कभी जैसे हमें कुछ मेडिसिन से एलर्जी हो जाती है या उससे दिक्कत हो जाती है, या कंटिन्यूअसली अगर हम किसी दवाई को लगातार ले रहे हैं या फिर हमें कोई प्रॉब्लम चल रही है लगातार टाइम से, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट दे सकती है, कैंसर बन सकता है? देखिए हर दवा जो आप लेते हैं उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आमतौर पे जो दवाइयाँ मार्केट में आती हैं वो बहुत सेफ़ होती हैं, उनकी काफ़ी जांच की गई होती है और तब आपको वो दवाई दी जाती है। अगर किसी कारणवश किसी बीमारी के लिए आप दवा ले रहे हैं तो आपको वो दवा लेनी पड़ेगी, पर आपको वो दवा चिकित्सक निगरानी में लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन, खुद को दवा देना एक अच्छी बात नहीं है और वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। कोई दवा अगर आप सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं बहुत समय से तो वो कैंसर की बीमारी या कई और तरह की आपको कष्ट दे सकती है। पर अगर कोई दवा आपको दी जा रही है किसी बीमारी के लिए, चिकित्सक निरीक्षण में आप वो दवा ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके चिकित्सक हैं उन्हें उसका ज्ञान होता है, वो आपको उतनी ही डोज देंगे और उतनी ही दवा देंगे जितनी आपके भले के लिए हो। डॉक्टर, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के साथ इस बात को थोड़ा सा और जोर देकर कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिजिटल दुनिया में हम हर चीज़ को सर्च कर रहे हैं, गूगल पर देख रहे हैं कि मुझे ये पेन हो रहा है तो कहीं ये तो नहीं है, और अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं तो कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ हम कहीं ना कहीं अपने आप को जो उपचार करना शुरू कर देते हैं, इसमें कितना को फर्क है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सतर्क रहना तो अच्छी बात है जी। अगर आपको कोई कष्ट हो रहा है और अगर आप उसको नेट पे सर्च कर रहे हैं या गूगल में सर्च कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर वहाँ तक ठीक है। उसके बाद जो उसके आगे का कदम है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई कष्ट है, तो आपको ज़रूर उसमें चिकित्सक जांच करवानी चाहिए, उसकी परीक्षा भी किसी चिकित्सक से करवानी चाहिए। आजकल इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जगह जगह अस्पताल हैं, वहाँ जाना चाहिए। खुद को दवा देना और सेल्फ मेडिकेशन करना एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। पर सतर्क रहना वो बहुत अच्छी चीज़ है। सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन की तरफ मत जाएं, ये ज़रूर हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। डॉक्टर, एक सवाल दिमाग में आ रहा था, क्योंकि जब भी कैंसर की बात आती है तो परिवारों में सबसे बड़ी जो टेंशन यही होती है कि इसका इलाज बहुत महंगा है। तो कैंसर का इलाज इतना महंगा क्यों है? देखिए आज के समय में मैं नहीं कहूँगा कि कैंसर का इलाज महंगा है। अगर आप आज सरकारी अस्पतालों में जाएं तो बहुत सुविधाएं सरकार ने दी है मरीजों के लिए, और सरकारी अस्पतालों में इलाज मैं नहीं कहूँगा कि महंगा है। कैंसर का इलाज 3 क्रियाओं से किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी जी, कीमोथेरेपी जो टीके लगाते हैं जी, और सर्जरी जो शल्य चिकित्सा होती है।
तो तीनों सुविधाएं आज की डेट में, आज के समय में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, और सरकारी अस्पताल में इसका इलाज इतना महंगा नहीं है। हाँ, अगर आप प्राइवेट में कहीं इलाज करवा रहे हैं तो वो बात अलग है कि उनके जो चार्जेस हैं और जो उनकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा महंगी हो सकती हैं, पर सरकारी अस्पतालों में ये इलाज काफ़ी सस्ता है। और ये धारणा इस कारण इलाज नहीं करवाना कि इलाज महंगा पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ भी मरीजों के लिए दी जाती हैं। सरकार की कई स्कीम्स चल रही हैं, आपने सुना होगा आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है, जिसमें बहुत सहायता मरीजों को दी जा रही है ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। एक कंसर्न से, विचारधारा से हमने इन बातों को शुरुआत की थी कि किस तरीके से हम अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं, और कहीं ना कहीं इन बातों का जब अंत हो रहा है तो ना सिर्फ हमारे पास बहुत से समाधान है, बल्कि इस सोच के साथ भी हम जुड़े हैं कि कैंसर का इलाज उतना महंगा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत से हमारे पास ऐसे सुविधाएं दी हैं जो कि हमारे लिए हैं, हमारे परिवार के लिए है और हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए। आज के हेल्थ शो में मैं निधि आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ आज जुड़े प्रोफेसर डॉक्टर अमित बैल, PGI MER से। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल के साथ देख सकते हैं और हमारे सैटेलाइट चैनल्स के साथ भी आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।